हेलो बच्चों, कक्षा 12 बायोलॉजी में आज हम अध्याय 20 जैव ऊर्जा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य टॉपिक केवल 3 ही हैं। पहले हम जैव ऊर्जा की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उपयोगी लक्षण पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे जैव ऊर्जा के स्रोत। जैव ऊर्जा के आपको 6 स्रोत पढ़ेंगे हम। पहला जैव भार, दूसरा जलाऊ लकड़ी, तीसरा गोबर गैस, चौथा बायोडीजल, पांचवा स्टार्च व लिग्निनो सेल्यूलोज से इथेनॉल की प्राप्ति और छठा सेवालिए हाइड्रोजन फैक्ट्री। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैव ऊर्जा की परिभाषा। तो जो जैव भार और जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो जीवों से प्राप्त होती है, वही जैव ऊर्जा कहलाती है। अगर इसके लक्षण देखें अपन तो ये सस्ती होती है, अच्छा ये नवीनीकरणीय संसाधन है और इसको स्थानीय स्तर पर भी यानी अपने आसपास भी आराम से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा देखें तो इसमें CO2 और SO2 कम उत्पन्न होती है, अतः इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। तीसरा, इसकी जो कच्ची सामग्री है वो अपशिष्ट और कचरा होता है। इस कारण इसकी प्राप्त करने के लिए जो कच्ची सामग्री है वो हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, इसका पुनर्निर्माण भी संभव है, अतः इसकी उपलब्धता कभी भी न्यून यानी कम नहीं हो सकती है। अब हम इसके स्रोत पढ़ रहे हैं और स्रोत में आज हम पहला स्रोत पढ़ रहे हैं जैव भार। सबसे पहले अगर जैव भार की परिभाषा देखें तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थ का भार ही जैव भार कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाला कार्बनिक पदार्थ का भार। इसके उदाहरण देखें तो पहला है लिग्निनो सेल्यूलोज युक्त पादप, जैसे यूकलिप्टस, जिसे नीलगिरी भी कहते हैं, चीड़, ल्यूसिना, मक्का, गन्ना आदि से जैव भार प्राप्त होता है। दूसरा जलीय पादप जैसे जलकुंभी से। और तीसरा अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, वनस्पति का अपशिष्ट, फलों के छिलके, नारियल के रेशे आदि। दूसरा स्रोत जलाऊ काष्ठ। सबसे पहले हम जलाऊ काष्ठ की विशेषता देखते हैं। तो पहला, इसे एकत्रित करने के लिए किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, आराम से काटा जा सकता है। यह सहजता से यानी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। अच्छा, इसका पुनर्भरण हो सकता है, यानी ये नवीनीकरण होती है। और शुद्ध काष्ठ का 99% भाग ज्वलनशील होता है। अच्छा, अनेक पादप जातियां हैं, इसका उपयोग काष्ठ प्राप्त करने में किया जा सकता है। और इसके घरेलू उपयोग से लेकर जो छोटे मोटे कारखाने होते हैं उसमें भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं उत्तम ईंधन काष्ठ में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला, इसकी दहन क्षमता उच्च होनी चाहिए, यानी आराम से जल जाना चाहिए। दूसरा, जलाने पर उच्च कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए, यानी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए। अच्छा, और ये जलने पर फटे नहीं और खंडित नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना नहीं चाहिए। इसमें नमी और रेंजिन की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि ये शीघ्रता से सूख सके। और जलने पर धुआं कम देना चाहिए और धुएं में दुर्गंध भी नहीं आनी चाहिए। अब हम कुछ ईंधन काष्ठ के उदाहरण पढ़ रहे हैं। इनका एक तरफ लोकल नाम है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम है, जैसे देसी बबूल अकेसिया नीलोटिका, कुमटा अकेसिया सेनेगल, अंग्रेजी बबूल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, खेर अकेसिया कैटेच्यू, सीरस एल्बिजिया लेबेक, जामुन साइजीजियम क्यूमिनियाई, खेजड़ी प्रोसोपिस साइनेरिया, अरुड़िया महानीम एइलेंथस एक्सेलिया, आम मेजिफेरा इंडिका, सलैया लुबान बॉसबेलिया सिरेटा, धोकड़ा एनोजीजस पेंडुला और रोज अकेसिया ल्यूकोफोलिया। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गोबर और गोबर गैस। तो जो पशुओं की गोबर होती है उससे खाद और गोबर गैस दोनों बनाई जा सकती है। और पशुओं की गोबर से खाद बनाने के लिए इसे 1 मीटर गहरे गड्ढे भर दिया जाता है, यानी गड्ढा खोदकर उसमें गोबर भर देते हैं। अच्छा, गोबर से गोबर गैस या बायोगैस बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के संयंत्र लगाने की आवश्यकता होती है।
और जब गोबर का जीवाणुओं द्वारा किण्वन हो जाता है तो किण्वन से जो गैस प्राप्त होती है उस गैस को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। अच्छा, ये जो गोबर गैस संयंत्र है इसमें अवायवीय किण्वन द्वारा 3 चरणों के अंदर गोबर गैस बनती है। पहले चरण में जो अवायवीय जीवाणु हैं वो गोबर में उपस्थित सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे। दूसरे चरण में आंशिक वायवीय और अआंशिक वायवीय जीवाणु हैं वो प्रथम चरण में बने सरल कार्बनिक पदार्थों को अब पहले कार्बनिक अम्ल में और लास्ट में एसिटिक अम्ल में तोड़ देंगे। और तीसरे चरण में मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु हैं, ये दूसरे चरण में प्राप्त एसिटिक अम्ल को मेथेन में बदल देता है। जब गोबर से गोबर गैस प्राप्त हो जाती है तो पीछे जो कचरा बचता है उसे स्लरी कहते हैं और इस स्लरी का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगर बायोगैस या गोबर गैस का रासायनिक संगठन देखें तो इसमें 50 से 70% मेथेन होती है, 25 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और H2S गैस पाई जाती है। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये गोबर गैस संयंत्र का है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको ये जमीन में बना हुआ एक टैंक है जिसे डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। इसके दोनों ओर एक छोटा स्लज टैंक और एक बड़ा स्लरी टैंक होता है और इस डाइजेस्टर टैंक के ऊपर ये आप देख रहे हैं ये गैस होल्डर टैंक होता है जिसमें से एक पाइप निकला है जिसमें से गैस आगे चूल्हे तक पहुंचती है। इस स्लज टैंक में गोबर और पानी भरते हैं, वो पानी इस पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक में आता है और यहाँ गोबर का किण्वन होता है जिसके कारण गैस बनती है। वो गैस इस गैस होल्डर टैंक में इकट्ठा हो जाती है और जो पीछे खाद बचता है स्लरी वो इस स्लरी टैंक में इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार ये डायग्राम जो है वो गोबर गैस संयंत्र का है।